Hello, I'm Dr. Isha Charaya. I'm consultant gynecologist and laparoscopic surgeon in Patel Hospital, Jalandhar. So from last 2 years, I'm working in the Patel Hospital, Jalandhar, and we are treating many patients of carcinoma cervix. So today I'm going to talk about the CA cervix. CA cervix है क्या? Basically, cervix is the lip of the uterus, जिसको हम बच्चेदानी का मुंह भी कहते हैं. It's the lower most part of the uterus. ये महिलाओं में होने वाला मोस्ट कॉमन कैंसर है अगर हम इंडिया की बात करें, और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो ये तीसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है. अब इसका इंसिडेंस इंडिया में इतना ज़्यादा है क्यों? नॉर्मली बाकी के जो देशों में स्क्रीनिंग एक टेक्नोलॉजी जिसको हम पैप्समियर कहते हैं, ये काफ़ी आम तौर पे हर महिला की जाती है, जिसे हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर 3 साल में अपने डॉक्टर के पास जाके अपना पेल्विक एग्जामिनेशन कराएं और अपना पैप्समियर टेस्टिंग कराएं. इंडिया में ये स्क्रीनिंग काफ़ी कम हो रही है. इसकी वजह से हमारे यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर के चांसेस इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें कि सर्वाइकल कैंसर के कुछ फैक्टर्स या इटियोलॉजी क्या है, तो मेन इटियोलॉजी जो ज़्यादातर कैंसर हैं उसके अंदर वो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, विच इज़ अ वायरस बेसिकली. अब इसमें वायरस भी सारे वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं होते. जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो ये लो रिस्क वायरस एंड हाई रिस्क टाइप के वायरस होते हैं. जब किसी विमेन को इन्फेक्शन होता है इस हाई रिस्क वायरस टाइप से, तो उसके अंदर कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वायरस उनके डीएनए के साथ जुड़ के उनके कुछ जीन्स को जो कि कैंसर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें एक्टिवेट करता है, और कुछ उन जीन्स को जो कि कैंसर को रोकने के लिए चाहिए उन्हें डीएक्टिवेट कर देता है. तो ये तो रहा मेन कारण है क्या. लेकिन इसके अलावा कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके साथ कैंसर होने के चांसेस संभावनाएं बढ़ जाती हैं. अगर हम इनकी बात करें तो ये है अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स. अगर आप 16 ईयर्स की एज से पहले या फिर अगर आप प्यूबर्टी अचीव करने के विद इन 1 ईयर सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करते हैं तो सीए सर्विक्स के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं. दूसरा इज़ मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, या फिर आपका पार्टनर भी ऐसा है जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, उस केसेस में भी आपके चांसेस सीए सर्विक्स के बढ़ जाते हैं. इफ़ यू हैव ए पार्टनर हु हैज़ ए पार्टनर हु एट सीए सर्विक्स, उस केस में भी सीए सर्विक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. अपार्ट फ्रॉम इट मैनी एसटीडी इन्फेक्शन लाइक जेनाइटल वॉर्ड्स, HIV, अगर हम इसकी बात करें तो इनके अंदर भी कार्सिनोमा के चांसेस बढ़ जाते हैं. अदर्स आर पीपल विद लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, पुअर हाइजीन, मल्टी पैरस फीमेल जिनके काफ़ी बच्चे हैं, 3 से ज़्यादा बच्चे हैं, उनके अंदर भी कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं. नॉर्मली ये कैंसर क्योंकि वेजाइना सर्विक्स का कैंसर है तो यूजुअली ये काफ़ी जल्दी प्रेजेंट करता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन इसकी लोकेशन क्या है कभी कभी पेशेंट लेट प्रेजेंट भी करता है. तो अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें कि प्रेजेंटेशन होती कैसे है, नॉर्मली जब हमारे पास यूजुअली सीए सर्विक्स का पेशेंट आता है, दीज आर वेरी थिन एंड इमेशिएटेड पेशेंट, बहुत ही पतले दुबले पेशेंट होते हैं विथ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज जो हिस्ट्री रहती है इनकी, प्लस देर इज ए हिस्ट्री ऑफ पोस्ट कोइटा ब्लीडिंग, मतलब इंटरकोर्स के बाद की ब्लीडिंग या फिर इंटरकोर्स के समय दर्द की प्रॉब्लम रहती है, डिस्पेरोनिया जिसे हम कहते हैं, अगर पेशेंट आपका सेक्सुअली एक्टिव है तो. सीए सर्विक्स की एक ब्यूटी यही है कि जो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें काफ़ी जल्दी प्रेजेंट करता है एज कंप्लेन ऑफ पोस्ट कोइटा ब्लीडिंग. अदरवाइज महीनों में समस्या जिसे हम कहते हैं इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब महीनों के बीच में भी ब्लीडिंग का बहना, या फिर पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, या हम कहें पोस्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, अगर आपके महीने बंद हो चुके हैं उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग की समस्या है, उस केस में भी सीए सर्विक्स एक कारण हो सकता है. कुछ केसेस में अगर पेशेंट इन सिम्टम्स को इग्नोर करता है तो लेट प्रेजेंटेशन के अंदर पेशेंट पेल्विक पेन यानी कि पेट में दर्द के साथ, कोई पेट में गांठ के साथ, कभी कभी जब ये कैंसर आसपास के अंगों में जाने लगता है तो उनके सिम्टम के साथ भी आने लगता है, जैसे कि हड्डियों में दर्द होना या कमज़ोरी या थकान का रहना, वज़न का कम होना, नीचे योनि से बाथरूम का लीक होना या लेटरिन का लीक होना, या बाथरूम में जलन या दर्द का महसूस होना, ये सब सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट आ सकता है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है इन सब कंडीशन के साथ, तो हमारा जो पहला एक स्टेप रहता है वो रहता है उसका पेल्विक एग्जामिनेशन. इन द पेल्विक एग्जामिनेशन यूजुअली हमें सर्विक्स पे एक ऑब्वियस सी ग्रोथ दिख जाती है एंड वी कैन डेफिनेटली मेक अ डायग्नोसिस ऑफ सीए सर्विक्स. अदर देन दिस थिंग वी कैन गो विद द पैप्समियर टेस्टिंग. डायग्नोसिस के लिए वी नीड अ बायोप्सी प्रूफ. तो बायोप्सी कैन बी दिस सिंपल ब्लाइंड बायोप्सी विच इज़ 4 क्वाड्रेंट बायोप्सी, मतलब जो हिस्से हमें सर्विक्स के ख़राब लगते हैं हम वहाँ से 5 बायोप्सी ले सकते हैं. इसके अलावा हम सर्विक्स के 4 हिस्सों से, अगर हम सर्विक्स को 4 भागों में बांट दें तो उन 4 हिस्सों से भी हम बायोप्सी ले सकते हैं.
और कई बार हम बायोप्सी कोल्पोस्कोपी गाइडेड भी लेते हैं। कभी कभी पेशेंट जब हमारे पास सिर्फ अबनॉर्मल पेप्समियर के साथ आता है तो हम उसकी कोल्पोस्कोपी गाइडेड बायोप्सी ले सकते हैं। और भी बहुत बायोप्सी लेने के तरीके हैं विच इज़ फ्रैक्शन क्यूरेटाज। तो ये सारे तरीके, कभी कभी जब हमारे पास पेशेंट ले स्टेजेस में कब यूरिनरी सिम्टम के साथ आता है, समटाइम वी गो विद सिस्टोस्कोपी ऑल्सो। एक बार हमने एग्जामिनेशन पेशेंट का किया एंड वी आर डन विद द क्लिनिकल स्टेजिंग। हमने एक डायग्नोसिस बना लिया है पेशेंट का, हमने क्लिनिकल स्टेजिंग की है। नाउ वी ऑल्सो डू रेडियोलॉजिकल स्टेजिंग। हम उसके कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ये देखने के लिए कि कैंसर का फैलाव कहाँ कहाँ तक हुआ है। यूजुअली ऐसे टेस्ट में हमारे सिंपल ब्लड टेस्ट जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट CBC जिसे हम कहते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड क्रेटिनिन, छाती का एक्सरे, अलोंग विद इट वी रूल आउट HIV, हेपेटाइटिस B ऑल्सो एज प्री वर्कअप और इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा हम कराते हैं MRI पेल्विस का एंड एब्डोमेन का। MRI पेल्विस हमारा कराने का मेन मकसद ये है कि MRI पे जो भी सॉफ्ट टिश्यू, जो पैरामीट्रियाँ, जो आसपास के अंगों का फैलाव है वो हमें आसानी से दिख जाता है। कभी कभी जब पेशेंट हमारे पास काफ़ी लेट प्रेजेंट करता है वी गो विद द पेट स्कैनिंग ऑल्सो टू रूल आउट डिस्टेंस मेट्स। और पेट स्कैनिंग का फ़ायदा ये है कि इसमें लिम्फ नोड, जो आसपास की गांठें हैं ट्यूमर की, वो हमें अच्छे से दिख जाती हैं एज़ कम्पेयर टू क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो मुश्किल है इसमें देखना, या हम कह सकते हैं हम देख ही नहीं सकते। उसके बाद कभी कभी पेशेंट जैसे हमारे पास कुछ सिम्टम के साथ आता है जिसमें लैट्रिन लीक होना, या कभी कभी होता है कि लैट्रिन का बार बार प्रेशर बनना, या फिर पेट में दर्द होना, या फिर पेशाब में जलन होना, उस केस में वी गो विद सिस्टोस्कोपी एंड सिग्मोइडोस्कोपी ऑल्सो टू रूल आउट कि कहीं ब्लैडर में यानी कि पेशाब की थैली में या लैट्रिन के रास्ते में तो कैंसर का फैलाव नहीं हुआ है। एक बार हम अपने पेशेंट की जब स्टेजिंग कर लेते हैं तो वी असाइन इट एज अ स्टेज कि स्टेज 1A1 है, या स्टेज 1A2 है, या स्टेज 1B1 है, 1B2 है, एंड सो लाइक डैट डिपेंडिंग ऑन कि ट्यूमर का फैलाव कितना है, ट्यूमर का साइज़ कितना है, ट्यूमर ने कहीं MRI के ऊपर या इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर कहीं लिम्फ नोड्स के अंदर तो इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, और आगे का जो सारा ट्रीटमेंट है वो मरीज़ की स्टेजिंग पर डिपेंड करता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, नॉर्मली जब हम किसी कैंसर की बात करते हैं ट्रीटमेंट के हमारे पास 3 मोडालिटी रहते हैं विच इज़ सर्जरी, अदर इज़ रेडियोथेरेपी एंड थर्ड इज़ कीमोथेरेपी। जब हम CA सर्विक्स की बात करते हैं तो उसमें रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी का काफ़ी अच्छा रोल है, लेकिन सर्जरी सेकंड A स्टेज तक ही हम लोग सर्जरी पेशेंट को ऑफर करते हैं। और उस स्टेज में भी अगर पेशेंट आपका क्लिनिकली फिट नहीं है, पेशेंट का ट्यूमर मोर देन 4 सेंटीमीटर साइज़ में बड़ा है, उस केस में पेशेंट को हम एडवोकेट करते हैं दैट दे कैन गो विद द रेडियोथेरेपी। जब हम स्टेजिंग की बात करते हैं तो इनिशियल स्टेजेस में हमारे यहाँ पर हम पेशेंट का डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वी डू विद लेप्रोस्कोपिक रेडिकल हिस्टेक्टमी। वी कैन डू दिस सर्जरी ओपन ऑल्सो इन फ्यू पेशेंट। अलोंग विद दिस पेशेंट रिक्वायर pelvic lymph node dissection। इसके साथ ही डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की रिस्क फैक्टर वी असाइन द पेशेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रेकीथेरेपी और एक्सटेंडेड फील्ड रेडिएशन थेरेपी डिपेंडिंग ऑन हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट उस पेशेंट की क्या रही है। अगर हमारे पास पेशेंट एडवांस स्टेज में आता है दैट इज़ स्टेज 2B ऑनवर्ड्स, तो मेन रोल हमारे पास रह जाता है विच इज़ द मेन रोल ऑफ रेडियोथेरेपी। यूजुअली जब हम अर्ली स्टेज की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी का इक्वल रोल है, लेकिन उसके बाद में सर्जरी का रोल कम एंड रेडियोथेरेपी का रोल काफ़ी हो जाता है। तो अगर आपका पेशेंट आपके पास जल्दी प्रेजेंट करता है तो विद कंबाइंड मोडालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट विद यूज़ ऑफ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी पेशेंट का सर्वाइवल इज़ वेरी गुड। इट इज़ अप टू 85 to 90%. As the stage progresses, it decreases to 75%, 65%, and in the third stage is only 20 to 30% only. जब हमारे लास्ट स्टेज की बात करते हैं स्टेज 4B, तो इट इज़ मेनली पेलिएटिव ट्रीटमेंट, मतलब हम उसकी सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड द रोल कम्स ऑफ द कीमोथेरेपी। So basically we are providing in the Patel Hospital all 3 kind of modalities of the treatment which is surgery, radiotherapy and chemotherapy. तो अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण है जो कि ऐसा इंडिकेट करता है कि शायद आपको बच्चेदानी के मुंह पे कैंसर है तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। इसके अलावा जो एक चीज़ है जो हम कैंसर सर्विक्स में आज एडवोकेट करते हैं इट इज़ अ वैक्सीनेशन। अगर आपके घर में कोई यंग गर्ल है, अगर हम कहें यंग गर्ल की मतलब 15 ईयर से कम की एज की लड़की है, या फिर हम 26 ईयर्स की नीचे भी किसी लड़की की बात करें, द थिंग इज़ कि वी कैन डू अ सर्वाइकल वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का मेन मकसद हमारे रूटीन वैक्सीनेशन की तरह ही है कि हम चाहते हैं कि पेशेंट के अंदर इम्यूनिटी आ जाए, आपके बच्चे में इम्यूनिटी आ जाए ताकि उसका वायरल के साथ इन्फेक्शन कम हो। ये इम्यूनिटी सिर्फ उन्हीं वायरसेस को टैकल करेगा जो कि उसमें वैक्सीन स्ट्रेन में इन्वॉल्व होगी,
प्लस अगर आपका बच्चा पहले से ही इन्फेक्टेड नहीं है उस वायरस स्ट्रेन के साथ में, तो बिलो 15 ईयर्स वी रिकमेंड 2 doses ऑफ वैक्सीनेशन आर नेसेसरी. दीज आर गार्डासिल एंड सर्वारिस. अभी नैनोवेलेंट वैक्सीन भी आ रहा है गार्डासिल का. एंड आफ्टर 15 ईयर्स, 15 to 26 ईयर्स ऑफ एज, वी रिकमेंड 3 doses ऑफ द वैक्सीन. सो इन सारी उनके साथ में हम सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस को, प्रेवलेंस को काफ़ी रोक सकते हैं. दूसरा, अगर आप उस एज ग्रुप में हैं जो आप सेक्सुअली एक्टिव ग्रुप में आ चुकी हैं या आप मैरिड वुमेन हैं, उस केस में सर्वाइकल वैक्सीनेशन का उतना ज़्यादा रोल नहीं रह जाता, बिकॉज वी थिंक कि इन्फेक्शन हो चुका है. बट इफ़ यू आर नॉट इन्फेक्टेड देन इन दैट केस आपको वैक्सीनेशन से बेनिफिट ज़रूर मिलेगा. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैक्सीनेशन अगर करवा लेते हैं अपने बच्चे का, या सपोज आप अपना भी वैक्सीनेशन कराते हैं, दैट यू डोंट नीड एनी रेगुलर पेप स्क्रीनिंग टेस्टिंग. उसके अलावा भी आपको रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है. ये स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन क्या है? स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन वो इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम एक बीमारी बनने से पहले या अर्ली स्टेज में हम पकड़ सकते हैं. दिस इज स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन. और यूजुअली ये जो टेस्ट होते हैं काफ़ी इनएक्सपेंसिव, बहुत ही लो कॉस्ट पे इजीली अवेलेबल होते हैं, और आप अपने किसी भी गायनी डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट करा सकते हैं. पेप्समियर टेस्टिंग में हम लोग यूजुअली एक सिंपल वुडन स्पैचुला विच इज़ आयर स्पैचुला हम यूज़ करते हैं. इट इज़ अ नॉन पेनफुल टेस्ट और ओपीडी प्रोसीजर बेस का टेस्ट है. आपको इसके लिए हमारे पास रुकने की या स्टे करने की ज़रूरत नहीं है. डेफिनेटली जब आप पेप्समियर टेस्टिंग के लिए हमारे पास आते हैं, वी इंश्योर कि आपने उससे पहले कोई वेजाइनल डूशिंग या कोई वेजाइनल एप्लीकेशन या कोई वेजाइनल क्रीम या जेली या प्रायर इंटरकोर्स आपका एक दिन पहले ना हुआ हो, ताकि हमारी साइटोलॉजी की यील्ड अच्छी रहे. प्लस बेटर है अगर आप हमारे पास पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज में, मतलब मेंसेस के दूसरे ही हफ्ते में आ जाते हैं फ्रॉम 7 to 10 डे, उस केस में भी पेप्समियर टेस्टिंग का रिजल्ट अच्छा रहता है. यूजुअली हम रिकमेंड करते हैं कि अगर आप 21 साल की महिला है जो कि सेक्सुअली एक्टिव है, या फिर आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपका पेप्समियर टेस्टिंग हर 3 साल में होना चाहिए अप टू एज ऑफ 30 ईयर्स. आफ्टर 30 ईयर्स वी आर डूइंग लिक्विड साइटोलॉजी विच इज़ इंक्लूडिंग बोथ HPV टेस्टिंग एंड एज वेल एज दिस साइटोलॉजी. तो हम इसको हर 5 साल तक रिकमेंड करते हैं टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स. अगर आप 65 ईयर्स के हो चुके हैं और अगर आपके पहले के 3 रेगुलर पेप्समियर टेस्टेड नेगेटिव हैं जिनमें कोई अबनॉर्मलिटी नहीं दिखी है, देन यू कैन स्टॉप डूइंग दिस पेप्समियर टेस्टिंग. तो ये अगर हम रेगुलर पेशेंट का स्क्रीनिंग करते हैं या पेप्समियर टेस्टिंग आप अपना करवाते हैं, तो इस केस से हम HPV इन्फेक्शन से होने वाले वायरसेस से, और दूसरा प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में, मतलब कैंसर बनने की पहली वाली स्टेज में या प्री इन्वेजिव कंडीशन में ही कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं. इसमें भी कुछ केसेस ऐसे रहते हैं जो हमें पेप्समियर टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं होते, विच इज़ एंडोसर्वाइकल कैंसर. तो उसके लिए ज़रूरी है स्क्रीनिंग और वैक्सीनेशन के अलावा आप सिम्टम्स पे भी ध्यान दें. अगर उसके बावजूद अगर आपको सिम्टम है, जैसे कि महीनों में अनियमित ब्लड आना, या इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या पेन होना, या पेट में दर्द होना, तो आप अपने गायनी के डॉक्टर से ज़रूर आके मिलिए और अपना टेस्ट कराइए. थैंक यू.